तो आइए हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में जानेंगे और इस चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता, जिसे हम लोग इंग्लिश में हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर का बिहार बोर्ड में या फिर सीबीएसई दोनों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बिहार बोर्ड में कम से कम 5 से 6 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर से रहते हैं और इस चैप्टर से जो भी प्रश्न होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इस चैप्टर में विज्ञान के साथ साथ गणित का भी आपको मिश्रण देखने को मिलेगा और बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है अपने आप में। तो इसको हम लोग बड़े ही आसान तरीके से एक ही वीडियो के अंदर आपको बस 1 घंटे का समय देना है और एक चैप्टर आपका क्या है फिनिश हो जाएगा यहाँ पे। तो आइए सबसे फर्स्ट अपना यहाँ का जो टॉपिक है वो है आनुवांशिकी, जिसे हम लोग इंग्लिश में जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो काम करेंगे, चूंकि बोर्ड पर है तो हम लोग क्या है कि यहाँ पर डिटेल में समझते चलेंगे और आप नोट्स के लिए हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे वीडियो में। उस टेलीग्राम चैनल पे जा करके आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप नोट्स क्या है टेलीग्राम चैनल से ले लेंगे। आइए यहाँ पर हम लोग डिटेल से समझते हुए चलेंगे। कह रहा है आनुवांशिकी क्या है, यानी कि जेनेटिक्स। आनुवांशिकी जीव विज्ञान का एक ऐसा शाखा है, आनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग आनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं, साथ ही साथ विविधता के बारे में पढ़ते हैं। कह सकते हैं आनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग आनुवांशिकता तथा विविधता के बारे में पढ़ते हैं। अब आइए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे विविधता के बारे में कि विविधता क्या है, यानी कि वेरिएशन। इसे हम साधारण तौर पे विभिन्नता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विभिन्नता भी कह सकते हैं या भिन्नता कह सकते हैं। देखेंगे एक ही जाति के जीवों के अंदर जो भिन्न भिन्न गुण पाए जाते हैं वह क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है। एक ही जाति के जीवों के अंदर जो भिन्न भिन्न गुण पाए जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि कोई मनुष्य ही है, मनुष्य में कई प्रकार के भिन्न भिन्न क्या है गुण होते हैं। कुछ मनुष्य में कुछ का लंबाई अलग होता है, तो कुछ का लंबाई ज़्यादा होगा तो कुछ का लंबाई कम होगा, किसी का रंग गोरा होगा तो किसी का रंग काला होगा। तो कई स्तर पे हम देखेंगे एक दूसरे जीव के में क्या होता है, विविधता होता है। और यहाँ पर हम जो खास बातें कर रहे हैं, एक ही जाति के अंदर, यानी मनुष्य है तो मनुष्य के अंदर ही हमें विविधता देखना है। कोई पशु है, कोई शेर है तो शेर के अंदर ही हमें क्या है, अलग अलग शेर के इंडिविजुअल में हमें विभिन्नता देखना है। नेक्स्ट हम बातें करेंगे आनुवांशिकता के बारे में। किसके बारे में? आनुवांशिकता के बारे में। आनुवांशिकता के बारे में जब हम बातें करेंगे तो हम यहां पर देखेंगे वैसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक संचरित होता हो। वैसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक संचरित होता हो, वह गुण क्या कहलाएगा? आनुवांशिकता कहलाएगा, यानी कि हेरिडिटी। वैसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक संचरित हो, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जा सकता हो, वो क्या कहलाएगा? आनुवांशिकता कहलाएगा। हम देखेंगे आनुवांशिकता में 2 प्रकार के अलग अलग आपको क्या है लक्षण आता है। पहला लक्षण आता है वंशानुगत लक्षण। क्या चीज? वंशानुगत लक्षण। वंशानुगत लक्षण, वंशानुगत लक्षण। वंशानुगत लक्षण को हम लोग इनहेरिटेड कैरेक्टर के नाम से भी जानते हैं। किस कैरेक्टर के नाम से जानते हैं? इनहेरिटेड कैरेक्टर, यानी कि वैसे लक्षण जो हमें अपने माता पिता से मिलता हो। वैसे लक्षण जो हमें अपने माता पिता से मिलता हो, या फिर हम ये कह सकते हैं वैसे लक्षण, वैसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक
संचरित होता हो, क्या कहलाएगा? वंशानुगत लक्षण कहलाएगा। इसमें हम उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि लक्षण जो है वो दो प्रकार का होता है, विपरीत रूप में उपस्थित होता है। जैसे कि किसी जीव का लंबाई के बारे में देखें तो जीव का लंबाई जो हो सकता है, या तो कोई मनुष्य लंबा होगा या फिर बौना होगा। यदि खास तौर पे आप देखेंगे यहाँ पर कर्णपालिका के बारे में आपको क्या है, हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कर्णपालिका, कुछ मनुष्य का देखेंगे कर्णपालिका जो है लटका हुआ रहता है, और कुछ मनुष्य का कर्णपालिका जो है वो क्या होता है, अटैच होता है, पूरा का पूरा सटा हुआ होता है। बाल के रंग के बारे में यदि हम देखेंगे, कुछ लोगों का बाल जो है काला होता है तो किसी का भूरा होता है। यदि हम बाल का आकार ही देख ले तो कुछ का लंबा होता है, स्ट्रेट होगा, सीधा बाल होगा, तो कुछ का बाल जो है वो घुंघराला होता है। भौंवा के बारे में बात करेंगे, आईब्रो देखेंगे, कुछ लोगों का भौंवा जो है वो डार्क होता है, ठीक होगा, मोटा होगा, तो कुछ का भौंवा जो है वो पतला होगा। वंशानुगत लक्षण में ही होठ आता है, कुछ लोगों का होठ मोटा होता है तो कुछ लोगों का होठ जो है वो पतला होता है। रक्त समूह में ही यदि हम देखें तो हम देखेंगे कुछ लोगों का RH पॉजिटिव होता है तो कुछ लोगों का RH निगेटिव होता है। इस प्रकार से कई ढेर सारे वंशानुगत लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसफर होते हैं। इसके बाद आपका आता है एक लक्षण जिसे हम लोग उपार्जित लक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपार्जित लक्षण बोलते हैं। उपार्जित लक्षण क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। वैसे लक्षण, वैसे गुण जो हमें अपने समाज से, हमें अपने समुदाय से प्राप्त होता हो, ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसफर नहीं होता है। वैसे लक्षण जो हमें अपने समुदाय से प्राप्त होता है, जैसे कि पढ़ाई करना, कोई गेम सीखना, किसी प्रकार का कोई गाली गलौज सीखना, या फिर गाड़ी चलाना सीखना, ये जो भी क्या है कलाएं हैं, ये जो गुण है वो क्या है, एक उपार्जित लक्षण है। हम देखेंगे जैसे कि क्रिकेट सीखना है, स्केटिंग करना है, तो ये क्या है, एक उपार्जित लक्षण है। जो लोग सीखेंगे वही सीख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई क्रिकेटर है तो उसका बेटा क्या है क्रिकेटर ही बनेगा, और जो लोग क्या है अभी क्रिकेटर नहीं है उनके बच्चे क्रिकेटर नहीं बन सकते, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि क्या है, यह उपार्जित लक्षण है, यह हम प्राप्त कर सकते हैं, सीख करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ये था आनुवांशिकता से आपका क्या है वंशानुगत लक्षण, और एक आपका आ गया उपार्जित लक्षण। इसके बाद दे रहा है म्यूटेशन। क्या दे रहा है? म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन में हम देखेंगे प्राकृतिक कारणों से, या फिर हम देखेंगे आनुवांशिकता तथा विविधता के कारण जो जीवों के बाह्यतम हिस्सों में शारीरिक रूप में जो परिवर्तन लाने का कार्य करे, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। इंग्लिश में हम देखेंगे सडन चेंज इन जीन और फिनोटाइपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो सडन चेंजेज आएगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में, शरीर में जो परिवर्तन आएगा वह क्या कहलाएगा? उत्परिवर्तन कहलाएगा। इसके वजह से हम देखेंगे जीव में कई प्रकार के विभिन्नताएं हो सकती है। उसके अगले जनरेशन में भी इसका क्या है काफी अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम एक बार बातें कर लेंगे आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। इस चैप्टर में हम आनुवांशिकता के बारे में पढ़ रहे हैं और ये पूरा चैप्टर जो है वो आनुवांशिकी के अंदर आता है। तो आनुवांशिकी के पिता हम लोग देखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। हम लोग आनुवांशिकी के पिता किसे कहेंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था।
इनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ और इनका मृत्यु 1884 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ और इनका मृत्यु 1884 ईस्वी में। ये एक साधारण वर्ग के बच्चे थे, साधारण परिवार के बच्चे थे। काफ़ी अच्छा इनका पढ़ाई के क्षेत्र में इंटरेस्ट था। विज्ञान और गणित दोनों में काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट रखते थे और काफ़ी इन्होंने मन लगाकर पढ़ाई किया। लेकिन जब ये शिक्षक बनना चाहे, अध्यापन कार्य करना चाहे और उसके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया, ये फेल हो गए। लेकिन विज्ञान के प्रति जो इनका लगाव था वो लगातार जारी रहा और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। किस पौधे पे? मटर के पौधे पे। किस पौधे पे? मटर के पौधे। कब इन्होंने शुरू किया? 1857 में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया और 1865 ईस्वी में हम देखेंगे इनका एक्सपेरिमेंट जो है वो संपन्न हुआ। 1857 ईस्वी में इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया और 1865 ईस्वी में जाकर के इनका एक्सपेरिमेंट किया हुआ कार्य संपन्न हुआ। 1866 ईस्वी में इनका जो भी इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, रिसर्च किया था, इनका पूरा रिसर्च का डाटा जो है वो कई पुस्तिकाओं में छपा, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का साइंटिफिक टैग नहीं दे दिया जा सका। इनके बातों को लोगों ने मानने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि इसके पीछे का मूल रीजन था कि हम देखेंगे आगे जब हम लोग संकरण वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मैथमेटिक्स को अप्लाई किया था जीव विज्ञान के अंदर, जिस वजह से इनके टर्म को मान्यता नहीं दिया गया था। लेकिन 1866 के बाद लगभग 34 वर्ष के बाद 1900 ईस्वी में इनके एक्सपेरिमेंट को कुछ और अलग अलग साइंटिस्ट ने आकर के इनके रिसर्च को देखा और देखने के बाद उन्होंने अप्रूव किया और दुनिया के सामने उसको लेकर के आए। तो हमने देखा कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो आनुवांशिकी के पिता माने जाते हैं। इनका जन्म 1822 में हुआ, इनका मृत्यु 1884 में। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कब किया? 1857 से 1865 ईस्वी तक किया। 1866 में इनका जो रिसर्च था वो पुस्तिका में छपा और 1900 में इनके एक्सपेरिमेंट को वैलिडिटी मिला। अब हम बातें करेंगे कि मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया वो किस पौधे पे किया। तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट मटर के पौधे पे किया। यहाँ पे हम बातें कर रहे थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो पौधा चुना था वो पौधा किस चीज का था? मटर का था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है यहाँ पे बोर्ड में कई बार कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर का पौधे का ही सिलेक्शन क्यों किया था, क्यों उन्होंने मटर का पौधा का चुनाव किया। इसके पीछे कई कारण थे। उसके पीछे जो फर्स्ट कारण था वो था कि इसका जीवन काल बहुत शॉर्ट होता है, कम दिनों में ये उगता है। दूसरी बात कि ये किसी भी प्रकार के मिट्टी में आराम से उगाया जा सकता है, किसी भी प्रकार के जलवायु में इसे आराम से उगाया जा सकता है। एंड देन इसके पास कई ढेर सारे कैरेक्टर हैं और वो भी विपरीत गुण के साथ। यदि हम मटर के पौधे के बारे में और भी कुछ अलग से गुण जानने की कोशिश करें तो हम देखेंगे मटर में 7 गुणसूत्र होते हैं, 7 जोड़े गुणसूत्र, 7 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और 7 विभिन्न विपरीत गुण वाले इसके पास लक्षण, अलग अलग लक्षण आते हैं। जैसे कि हम मटर के पौधे के बारे में अलग अलग बात करें तो बीज का जो आकार होगा, मटर के बीज का जो आकार होगा वो क्या होगा? या तो गोलाकार होगा या फिर झुर्रीदार होगा। बीज का आकार आप देखेंगे गोलाकार तो आप समझ रहे हैं। झुर्रीदार क्या होगा? जब बीज आपका क्या है वो तेल वगैरह में फ्राई हम लोग करते हैं, जिस प्रकार से हो जाता है वही क्या कहलाएगा? झुर्रीदार कहलाएगा। चिपका हुआ टाइप से क्या होगा? ये बीज रहेगा जिसे झुर्रीदार बोलते हैं। वही बीज के हम रंग के बारे में यदि बात करें
तो बीज का रंग या तो पीला होगा या फिर हरा होगा। नेक्स्ट देखेंगे फल का आकार। ये कह रहा है मटर का जो फल होता है, जिससे हम लोग मटर क्या होता है छील करके निकालते हैं, उसे इंग्लिश में पॉड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी पॉड बोलते हैं। तो पॉड का जो शेप है, आकार है, वो क्या है? फुली हुई, यानी कि पूरा का पूरा आपका क्या है? बढ़िया शेप है, फुला हुआ है। दूसरा कह रहा है संकीर्णित। संकीर्णित मतलब होता है कंस्ट्रिक्टेड, वो बीच बीच से क्या होगा देखेंगे दबा हुआ रहेगा। और जो संकीर्णित टाइप का बीज होगा, फल होगा इसका, वो क्या होगा अंदर से देखेंगे पूरा रुई रुई टाइप से आपका भरा हुआ दिखेगा। आपने यदि ऐसा छीला होगा कभी, देखेंगे रुई रुई टाइप से रहेगा, तो समझ लीजिए ये क्या है? संकीर्णित है, बीज इसमें सही तरीके से डेवलप नहीं करेगा। नेक्स्ट वही हम फल का रंग के बारे में बात करें तो ये तो या तो हरी होगी या फिर पीली होगी। इसके फल का जो रंग होगा या तो हरी या फिर पीली। फूल का रंग देखेंगे, पांचवा कैरेक्टर है फूल का रंग बैगनी या फिर सफेद, यानी कि वायलेट या फिर व्हाइट कलर में इसका फ्लावर आपको देखने को मिलेगा। और फूल का जो स्थान होगा कि फूल पौधे के किस हिस्से में लगा हुआ होगा, तो वो होगा या तो अक्षीय या फिर शीर्षस्थ, या तो दोनों साइड आपका क्या है रहेगा लेटरल साइड में, या फिर शीर्षस्थ सबसे क्या है ऊंचाई पे, लंबे भाग पे ये रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे तना, यानी कि पौधे का जो लंबाई होगा, पौधे का जो लंबाई होगा वो कैसा होगा, या तो पौधा लंबा होगा या फिर पौधा जो है वो बौना हो जाएगा। नेक्स्ट, और अब इंपॉर्टेंट हम लोग क्या है फैक्टर के तरफ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक पॉइंट आता है और मूल इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जिसके बाद हम लोग क्या है यहां से टर्म को आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। कह रहा है कि जीन क्या है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा ये टर्म जीन नहीं दिया गया था। ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा जो टर्म दिया गया था वो था फैक्टर। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो टर्म दिया था वो था फैक्टर। जीन को हम लोग अलग देखेंगे, लिखेंगे। मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और उन्होंने देखा कि मनुष्य के बच्चे जो है वो हर हमेशा क्या होते हैं मनुष्य के रूप में ही जन्म लेते हैं। एक आम के यदि आप फल के बीज को लगाएंगे, बोएंगे, तो वो एक आम का पौधा ही क्या करता है जन्म देता है, जर्मिनेट करके फल का पौधा आम का पौधा बनता है। एक यदि गाय अपने बच्चे को जन्म देती है तो एक बछड़े को जन्म देती है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने सोचा कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का साइंस क्या है। तो उन्होंने पता लगाया कि इसके पीछे जो कारण है वो क्या है, फैक्टर है। बाद में उसे ही अलग अलग वैज्ञानिकों ने उसे बदल करके जीन नाम दिया। हम जीन के बारे में देखेंगे। जीन आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई है। जीन आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई है। दूसरा नंबर हम इसे कह सकते हैं कि यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। जीन क्या है, यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट हम ये बताएंगे कि जीन जो है वो हर हमेशा जोड़े में निरूपित किया जाता है, जोड़े के रूप में लिखा जाता है। इसे हम कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। जीन ऐसा है कि जीन हम देख नहीं सकते हैं, तो इसे क्या होता है कि अल्फाबेटिकल लेटर के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखने के लिए, समझने के लिए। जीन होता कहाँ पे लोकेट होता है, तो जीन हम देखेंगे डीएनए वाले पोर्शन पे आपको क्या होगा लोकेट होगा। जीन लोकेट कहाँ होगा, डीएनए वाले पोर्शन पे ये जो है जीन वो उपस्थित रहेगा। कहाँ होगा, डीएनए पे। ये डीएनए वगैरह कहाँ होता है तो हम जानते हैं डीएनए जो होगा वो आपको गुणसूत्र में होगा। ये डीएनए कहाँ होगा, ये डीएनए हम देखेंगे एक गुणसूत्र में होगा। डीएनए जो है गुणसूत्र में, गुणसूत्र दो चीज से बना होता है। पहला डीएनए, पहला ये किससे बना होगा, डीएनए से, तथा एक प्रोटीन से बना होता है। डीएनए और प्रोटीन मिलकर के गुणसूत्र बनाता है। गुणसूत्र कहाँ होता है, केंद्रक में। गुणसूत्र कहाँ होता है, केंद्रक में। केंद्रक में हम देखेंगे ये गुणसूत्र होगा। और केंद्रक कहाँ होगा, तो एक पूरे कोशिका के अंदर हम जानते हैं
ये क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, केंद्रक कहाँ होगा, कोशिका के अंदर रहेगा। अब हम बातें करेंगे कि जीन के बाद कि जीन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखेंगे जीन दो प्रकार के होते हैं, एक प्रभावी जीन और दूसरा अप्रभावी जीन। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में 1 मिनट में बात करते हैं। हाँ, हमने क्या बताया था कि ये जो गुणसूत्र है वो कहाँ उपस्थित होता है, केंद्रक में उपस्थित होता है। गुणसूत्र कहाँ होगा, केंद्रक में होगा। और केंद्रक के बारे में हमें मालूम है कि ये केंद्रक जो है वो आपको कोशिका के अंदर उपस्थित होगा। तो ये था जीन से संबंधित सारी बातें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जीन के प्रकार। जीन हम देखेंगे 2 प्रकार के होते हैं। जीन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक टर्म आता है जिसे हम जानते हैं प्रभावी जीन। क्या जानते हैं, प्रभावी जीन। प्रभावी जीन को इंग्लिश में हम लोग डोमिनेंट जीन के नाम से जानते हैं। बात करें यदि कि प्रभावी जीन क्या है, तो देखेंगे वैसे जीन जो अपने साथ विपरीत गुण के जीन के उपस्थिति में भी अपना गुण प्रदर्शित करे, वह क्या कहलाएगा, प्रभावी जीन कहलाएगा। वैसा जीन जो अपने साथ विपरीत गुण के जीन को रखते हुए भी अपना गुण प्रदर्शित करता हो, वो कहलाएगा प्रभावी जीन। प्रभावी जीन को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रभावी जीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। देखिए, हमने पहले ही बताया था जीन को हर हमेशा किससे लिखते हैं, पेयर फॉर्म में रखते हैं। दूसरी बात कि ये है आपका क्या है, दोनों प्रभावी जीन। जैसे कि हम एक मनुष्य के मान लेते हैं या मटर के पौधे के लंबाई के लिए क्या है, जीन ले रहे हैं। तो यदि दोनों हमने क्या है, कैपिटल टी लिया है, तो इसे हम क्या देखेंगे, लंबा होगा। तो ये जो लंबा हो रहा है पौधा, वो किसके वजह से है, ये प्रभावी जीन के वजह से है। तो चूंकि यहाँ दोनों प्रभावी जीन है, तो प्रभावी जीन के कारण ये लंबा हुआ। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, और ये वाला पौधा भी क्या होगा, हमारा लंबा बनेगा। ये जो पौधा हमारा लंबा बन रहा है वो किसके कारण, ये डोमिनेंट जीन यानी कि प्रभावी जीन के कारण ये लंबा हो रहा है। यहाँ पर ये वाला जो जीन का कैरेक्टर है स्मॉल टी, ये क्या है, गौण है। इसका यहाँ पर फंक्शन क्या है, नहीं आ रहा है डेवलप होकर के, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि प्रभावी जीन को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। बात समझ रहे हैं। तो ये लंबा किसके वजह से है, ये कैपिटल टी के वजह से है। और इसी के आधार पे हम इसका देख रहे हैं कि जो क्या है हमारा परिभाषा आ रहा है, वैसा जीन जो अपने साथ विपरीत गुण के जीन को रखते हुए भी अपना गुण प्रदर्शित करे, वह क्या कहलाता है, प्रभावी जीन कहलाता है। अब देखेंगे दूसरा है अप्रभावी जीन। अप्रभावी जीन, अप्रभावी जीन हम किसे बोलेंगे, अप्रभावी जीन यानी कि इंग्लिश में इसे रिसेसिव जीन बोलते हैं। वैसे जीन जो केवल और केवल जोड़े के रूप में ही अपना गुण प्रदर्शित करे, वह क्या कहलाता है, अप्रभावी जीन कहलाता है। वैसे जीन जो अपना गुण केवल और केवल जोड़े के रूप में अपना गुण प्रदर्शित करे, वो अप्रभावी जीन कहलाता है। अप्रभावी जीन स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अप्रभावी जीन किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अप्रभावी जीन यानी कि देखेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसको क्या बोलेंगे, बौना। इसके वजह से जब पौधा का लंबाई होगा वो क्या हो जाएगा, बौनापन आ जाएगा। बौनापन भी लिख सकते हैं या केवल बौना। इसके वजह से जो पौधा का लंबाई होगा वो क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और इसके वजह से दोनों के वजह से लंबा रहेगा। नेक्स्ट एक टर्म देखेंगे फिनोटाइप, या हम देखेंगे
टाइप या फिनोटाइप को ही बोलते हैं लक्षण प्ररूपी। क्या बोलते हैं? लक्षण प्ररूपी। यानी कि जीवों के वैसे गुण जो प्रदर्शित हो, लक्षण जो क्या है प्रदर्शित करे, वैसे गुण क्या कहलाते हैं? फिनोटाइप या फिर लक्षण प्ररूपी कहलाते हैं। जैसे कि पौधा का कोई गुण है, जैसे कि लंबा है, इसी लंबा में हम देखेंगे एक आता है, इसको बोलेंगे शुद्ध लंबा। कब शुद्ध लंबा होगा? जब दोनों प्रभावी जीन होगा तो उसको हम शुद्ध लंबा बोलेंगे। दूसरा आता है संकर लंबा, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी जब होगा तो लंबा तो होगा, लेकिन वो लंबा कैसा होगा? संकर हो जाएगा। और फिर है बौना। तो ये दोनों आपका क्या है देखेंगे, लंबा है, एक शुद्ध है, दूसरा लंबा क्या है? संकर है। तो संकर जब होगा तो उसमें क्या होगा? एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी दोनों आएगा। और बौना जब होगा तो उसमें हम देखेंगे दोनों क्या होगा? स्मॉल टी आएगा। तो चूंकि ये लक्षण प्ररूपी है, लक्षण दिख रहा है, लेकिन हम जानते हैं जीन हमारे शरीर में नहीं दिखता है। दिखने वाला कैरेक्टर कौन सा है? तो ये जो लंबा होगा, किसी का रंग रूप है, बाल का रंग है, बाल का आकार है, कर्णपालिका है, ये सब आपको क्या है? दिखने वाले गुण है। बाकी आपका क्या है? नेक्स्ट आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप या इसे ही हम बोलते हैं जीन प्ररूपी। क्या बोलते हैं? जीन प्ररूपी। शरीर में उपस्थित जीनों का जो संरचना होगा वो जीन प्ररूपी कहलाएगा। जीवों के शरीर में उपस्थित जीन का संरचना जीन प्ररूपी कहलाता है। जैसे कि हम यहां पर देखेंगे इसका अरेंजमेंट, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये क्या है? जीन का किसी भी जीव के अंदर क्या है? संरचना है, जीन का उपस्थिति है, अरेंजमेंट है। हमारे शरीर में दोनों प्रकार के जीन होते हैं, प्रभावी जीन भी होंगे और अप्रभावी जीन। और इस प्रकार का अरेंजमेंट हर एक जीव में होगा, जितने भी सजीव हैं। हाँ, गुण हो सकता है कोई अलग प्रदर्शित हो। मान लेते हैं कोई व्यक्ति लंबा है, तो ऐसा नहीं है कि उसके शरीर में बौनापन के लिए, बौना होने के लिए उसके शरीर में गुण नहीं है, जीन नहीं है। जीन दोनों प्रकार के हैं, उसमें प्रभावी जीन भी है और अप्रभावी जीन है, बशर्ते कि उसके शरीर में कौन सा गुण प्रदर्शित हो रहा है, ये एक अलग बात है। ये देखा जाएगा, हम लोग क्रॉसिंग में देखेंगे। इसके बाद एक टर्म आता है आपको समयुग्मजी। समयुग्मजी, इसको हम लोग होमोजाइगस के नाम से जानते हैं। समान प्रकार के एलील या फिर जीन का उपस्थिति समयुग्मजी कहलाता है। समान प्रकार के जीन या एलील का उपस्थिति समयुग्मजी कहलाता है। यदि दोनों प्रभावी जीन या फिर दोनों अप्रभावी जीन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे समयुग्मजी। सम का मतलब क्या होता है? समान। युग्मजी यानी कि युग्मक से आया है, तो ये हम देखेंगे दोनों यदि समान है तो समयुग्मजी। तो दोनों कब हो सकता है? जब या तो दोनों प्रभावी हो या फिर दोनों क्या हो? अप्रभावी। ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर को प्रभावी जीन बोलते हैं और स्मॉल लेटर को अप्रभावी जीन बोलते हैं। नेक्स्ट है विषम युग्मजी। विषम युग्मजी, विषम मतलब क्या होगा? विभिन्न। यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के जीन या एलील जब एक साथ उपस्थित हो उसे विषम युग्मजी बोलते हैं। यानी कि एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी जीन जब एक साथ उपस्थित होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम लोग विषम युग्मजी। भिन्न भिन्न प्रकार के जीन यदि एक दूसरे के साथ उपस्थित हो, इसे विषम युग्मजी, यानी कि एक प्रभावी
और दूसरा अप्रभावी। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी इसको बोलते हैं प्रथम पीढ़ी, या फिर इसे हम फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं। प्रथम पीढ़ी या फिर फर्स्ट फिलियल। ठीक है, प्रथम पीढ़ी समझने में कोई हमें दिक्कत नहीं, हम लोग बिहार के हैं, तो बिहार में क्या होता है ना, बड़ा इजी सी बात है। आप अपने माँ बाप के लिए क्या है, पहला पीढ़ी है, यानी जनक से उत्पन्न संतान को प्रथम पीढ़ी बोलते हैं। जनक से उत्पन्न संतान को प्रथम पीढ़ी बोलते हैं। और F2 पीढ़ी यानी कि सेकेंड फिलियल जनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन इंग्लिश में बोलते हैं। और द्वितीय पीढ़ी क्या है, हम हिंदी में बोलेंगे, यानी कि प्रथम पीढ़ी से उत्पन्न जीव द्वितीय पीढ़ी कहलाती है। प्रथम पीढ़ी से उत्पन्न जीव द्वितीय पीढ़ी कहलाती है। इसके बाद हम बात करेंगे संकरण, और इस चैप्टर का मेन पार्ट आपको क्या है, अभी से शुरुआत होता है। यदि आपको नींद आ रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहे, तो एक बार जरा बढ़िया से हाथ मुंह धो करके, आँख मुंह धो करके बैठ जाइए फिर से, क्योंकि इम्पोर्टेंट टर्म अब आपका शुरू होने जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं किसके बारे में, संकरण के बारे में। संकरण यानी कि इसे इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। देखेंगे संकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ही जाति के अंदर भिन्न भिन्न गुण वाले या विपरीत गुण वाले जीवों के साथ निषेचन की प्रक्रिया को हम संकरण बोलेंगे। फिर से एक बार समझिए, संकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ही जाति के जीवों में विपरीत गुण वाले जीवों का निषेचन कराने की प्रक्रिया को हम संकरण बोलेंगे। यानी कि दो भिन्न, मान लीजिए क्या है, मनुष्य ही है, दोनों का दोनों क्या है, मनुष्य है। एक मनुष्य क्या है, लंबा है, एक मनुष्य क्या है, लंबा है, और दूसरा क्या है, बौना है। ये जो क्या है, दोनों को हम क्या है, क्रॉस करवाएंगे, मिलाएंगे, तो ये जो प्रक्रिया होगा, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संकरण कहलाएगी। तो यही चीज क्या है, मेंडल ने किया था, मेंडल साहब ने क्या किया था, क्रॉसिंग करवाया था। अब संकरण के बाद हम देखेंगे संकरण दो प्रकार का होता है। पहला आता है एक संकर संकरण, दूसरा आता है द्विसंकर संकरण। सबसे पहले हमें एक संकर संकरण के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। हम देखेंगे एक संकर संकरण क्या है, समझिए। एक संकर संकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ही विपरीत गुण वाले जीवों के साथ क्या होता है, क्रॉसिंग करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, और यह प्रक्रिया एक संकर संकरण कहलाती है। यानी कि इसमें एक लक्षण को देखते हुए हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे। अब एक लक्षण क्या होगा, जैसे कि मटर का पौधा है, मेंडल ने जो लिया था प्रथम पीढ़ी के लिए, एक संकर संकरण के लिए, उन्होंने एक लंबा पौधा लिया और दूसरा क्या है, बौना पौधा लिया। तो हम देखेंगे एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा का जब क्रॉसिंग करवाया मेंडल ने, तो किस प्रकार से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा। आइए, जनक जो है, एक क्या होगा, दोनों लंबा होगा, और एक क्या होगा, बौना होगा। हम देखेंगे दोनों आधार पे, यानी कि जीन पर रूपी के आधार पे भी और लक्षण पर रूपी के आधार पर भी दोनों विपरीत होगा। जीन पर रूपी के आधार पे देखिए, ये दोनों प्रभावी जीन है, ये दोनों अप्रभावी जीन है, दोनों विपरीत हो गया। अब आइए लक्षण पर रूपी, ये क्या होगा, ये लंबा बनेगा, ये क्या बनेगा, लंबा, और ये क्या बनेगा, बौना। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों ये विपरीत हुआ। अब आइए, हम जब ने देख लिया कि ये क्या है, दोनों विपरीत बना, तो अब ये जनक है, जनक के बाद इसका क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा, युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक का जब निर्माण होगा तो ये हाफ हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि शारीरिक कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं, ठीक उसका आधा हो जाता है किसमें, लिंग गुणसूत्र में। शारीरिक कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं
जनन कोशिका में उसका क्या होता है, हाफ हो जाता है गुणसूत्र। यहां पर ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो सेम टू सेम यहां भी हम देखेंगे क्या होगा, ये हाफ हो जाएगा, आधा आधा आ जाएगा। अब आइए हम क्रॉसिंग कराएंगे और देखेंगे, यानी कि निषेचन होगा। क्या होगा, निषेचन। और निषेचन यहां पर देखेंगे, मटर के पौधे के एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बातें कर रहे हैं। मटर के पौधे द्विलिंगी होते हैं। मटर के पौधे क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, जिस वजह से यहां पर स्वपरागन कराया गया। एक्सपेरिमेंट के टाइम पे मेंडल ने क्या करवाया, स्वपरागन कराया। और जब स्वपरागन कराया तो निषेचन होगा। निषेचन होगा तो क्या पॉसिबिलिटी है वो देखिए, ये हम देखेंगे। यदि ये वाला टी, इसको ध्यान से आप पकड़िए और इसको बारी बारी से यहां मिलाना है दूसरे पौधे के साथ। तो इसके साथ हम जब मिलाएंगे तो देखेंगे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी बन रहा है। अच्छा, ये एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी क्या बन रहा था, ये लंबा तो बन रहा है, लेकिन हम देखेंगे क्या होगा, ये आपका संकर वाला होगा, संकर नस्ल का। यानी कि आपका क्या है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, यानी शुद्ध लंबा नहीं होगा। अब इसी को आप मिला करके यहां से लाइए और इसमें मिलाइए, ये भी क्या होगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब इससे तो दोनों कर लिए, इस टी से यहां भी मिला लिए एक बार और एक बार यहां मिला लिए। अब आइए इसके पास, इससे क्या करेंगे, एक बार यहां मिलाएंगे और एक बार फिर यहां मिलाएंगे। तो इससे जब हमने मिलाया तो आया है हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे मिलाएं तो भी आया है क्या चीज, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां भी बन रहा है लंबा, यहां भी बन रहा है लंबा और यहां भी बन रहा है लंबा, और सभी के सभी हम देखेंगे संकर नस्ल के ही बन रहे हैं। यानी कि सभी में एक प्रभावी और एक अप्रभावी जीन है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, F1 पीढ़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, F1 पीढ़ी, यानी कि प्रथम पीढ़ी है। प्रथम पीढ़ी में सभी के सभी आप देखेंगे जीन पर रूपी समान है, लक्षण पर रूपी समान है। जब जीन पर रूपी और लक्षण पर रूपी दोनों समान है तो हम यहां पर देखेंगे किसी प्रकार का कोई अनुपात नहीं आएगा। अनुपात आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 1:1:1:1:1, तो इसका कोई फायदा नहीं है। आइए फिर से हम क्या करते हैं, इसी में से दो पौधा लेंगे जिसको स्वपरागन कराएंगे। दो पौधा लेकर के क्या करेंगे, स्वपरागन कराएंगे। हम जानते हैं ये क्या है, जनक है। तो यहां पर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी और दूसरा पौधा भी क्या है, कैपिटल टी एक स्मॉल टी। दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है। चलिए अभी देखेंगे फिर से क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा। आप लोग बताइए यहाँ पे क्या होगा, एक कैपिटल टी इधर बनेगा और क्या होगा, एक स्मॉल टी बनेगा। इधर भी देखेंगे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, हाफ हो जाएगा। पेयर से ब्रेक होगा, पेयर ब्रेक होकर के सिंगल सिंगल आ जाएगा। और जब निषेचन होगा तो निषेचन के क्रम में हम देखेंगे ये वाला कैपिटल टी इसको साथ क्रॉस कराइए तो क्या होगा, ये कैपिटल टी बन जाएगा। इस कैपिटल टी को हम क्या बोलेंगे, लंबा बोलेंगे। और ये लंबा कैसा वाला होगा, शुद्ध वाला होगा। अच्छा, अब ये क्या होगा, F2 पीढ़ी होगा। क्या होगा, F2 पीढ़ी। ये वाला कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ क्या करके मिलेगा, हाँ, तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी क्या बनेगा, लंबा। अब इससे तो हमने दोनों मिला दिया, यहां पर ये स्मॉल टी और कैपिटल टी, क्या लिखेंगे, स्मॉल टी और कैपिटल टी नहीं। यहां पे नियम है कि हर हमेशा पहले क्या लिखेंगे, प्रभावी को लिखेंगे, बाद में अप्रभावी। यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि ये भी क्या बनेगा, लंबा। और ये क्या होगा, स्मॉल टी, ये क्या बनेगा, बौना। ये दोनों क्या है, संकर नस्ल का है। ये दोनों क्या है, संकर नस्ल का है। यहां वाला क्लियर है, समझ गए। अब देखिए क्या कह रहा है,
अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास विविधता आया है, हमने शुरू में पढ़ा था विविधता के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे वेरिएशन, हमारे पास विविधता आया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीन पररूपी अनुपात निकालेंगे। क्या करेंगे, जीन पररूपी अनुपात। किसके अंदर, एक, यहाँ दिख रहा है ना, एक संकरण के द्वितीय पीढ़ी के जीन पररूपी अनुपात। एक संकर संकरण के द्वितीय पीढ़ी के जीन पररूपी अनुपात। द्वितीय पीढ़ी के जीन पररूपी अनुपात को यदि हम देखें तो जीन पररूपी अनुपात निकालना है किसका, द्वितीय पीढ़ी का, एकल संकर संकरण का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर यदि हम जीन का प्रकार देखें, हमारे पास 3 तरह का जीन दिख रहा है। पहला, दोनों प्रभावी जीन। पहला क्या है, दोनों प्रभावी जीन। दूसरा है एक प्रभावी एक अप्रभावी जीन। और तीसरा है दोनों अप्रभावी जीन। तो आइए सबसे पहले दोनों प्रभावी जीन को गिन करके लिखेंगे। दोनों प्रभावी जीन गिनिए, कितना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना है, 1 हो जाएगा। और एक अनुपात, एक प्रभावी एक अप्रभावी का संख्या कितना है, 2 हो जाएगा। और दोनों अप्रभावी का संख्या कितना है, 1। यानी कि एक संकर संकरण के द्वितीय पीढ़ी के जीन पररूपी अनुपात कितने हो जाएंगे, 1:2:1। 1:2:1 हो जाएगा। अब आइए, एक संकर संकरण के द्वितीय पीढ़ी के लक्षण पररूपी अनुपात। कौन सा अनुपात, लक्षण पररूपी। लक्षण यानी कि जो दिख रहा है। अच्छा ठीक है, ये लंबा है शुद्ध वाला, ये संकर वाला, संकर नस्ल का, लेकिन है तो दोनों लंबा जी। तो कुल लंबे वालों का संख्या कितना है, 3 है। हम देखेंगे कुल जो लंबा है उसका संख्या है 3, और बौना वाले का संख्या कितना है, 1 है। तो हम बात कर रहे हैं कि एक संकर संकरण के द्वितीय पीढ़ी के लक्षण पररूपी अनुपात क्या होगा, 3:1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी पूछेगा एक संकर संकरण के द्वितीय पीढ़ी के जीन पररूपी अनुपात 1:2:1 और लक्षण पररूपी अनुपात 3:1। चलिए इसको उतार लीजिए। हम देखेंगे एक संकर संकरण के क्रॉस को आप एक दूसरे फॉर्म में निकाल सकते हैं, पनेट स्क्वायर के फॉर्म में। कई बार आपको क्या है कि देखने को मिल जाएगा किताब में भी, या फिर आप जहाँ पे आप पढ़ते होंगे कोचिंग वगैरह, वहाँ पे भी बताया गया होगा कि जैसे कि हमारे पास क्या है कि ये दोनों प्रभावी दोनों अप्रभावी है। हम क्या करेंगे, एक बॉक्स के माध्यम से पनेट स्क्वायर बनाएंगे और उसमें इसको सजाएंगे। हमने क्या किया, युग्मक जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, एक युग्मक हमारा इधर आ जाएगा, इधर स्मॉल टी को लेते हैं, इधर कैपिटल टी को, और बड़ा आसानी से क्या करेंगे, इसको क्रॉस कराएंगे यहाँ और इसमें लिखेंगे, इसको क्रॉस कराएंगे यहाँ लिखेंगे, फिर इसके पास आएंगे, इसको क्रॉस करा के यहाँ लिखेंगे, इसको क्रॉस करा के यहाँ लिखेंगे। चलिए आइए देखिए, कैपिटल टी क्या होगा, स्मॉल टी, बोलते जाना है जी। कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये देखेंगे हम लोग क्या था, प्रथम पीढ़ी था ना जी। तो प्रथम पीढ़ी में तो क्या होंगे कि सभी के सभी समान आएंगे जी। तो सब क्या होगा, लंबा होगा, सब क्या होगा, लंबा होगा, सब का सब लंबा है। अब जब द्वितीय पीढ़ी के लिए होगा तो स्वपरागण हम कराते हैं, और हमारे पास जो जीव है वो इसी में से लेंगे हम पौधा जी, इसका स्वपरागण। अब फिर से एक बार क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। और अब हमने जब बॉक्स बनाया, हम देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी
कैपिटल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी। हमारा ये क्या हो गया, युग्मक बन के आ गया है। इसको क्रॉस कराएंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, दोनों कैपिटल टी। दोनों कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। इसको कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये डबल स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये भी लंबा लंबा, लंबा ये लंबा, लंबा, ये बौना। बौना। तो आप देखेंगे वही हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर पीछे लिखे ही थे चूंकि रेशियो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक संकर संकरण के जीन पर रूपी अनुपात 1:2:1, 1:2:1। लक्षण पर रूपी जब अनुपात देखेंगे तो यहाँ पर 3 क्या है, लंबा है, तो 3:1, 3 लंबा 1 बौना। ठीक है जी। ये हो गया। इसके बाद हम लोग द्विसंकर संकरण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, यहां तक में हमने एक संकर संकरण के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग क्या है, द्विसंकर संकरण के बारे में और फिर रक्त समूह के निर्धारण में और लिंग निर्धारण के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको आज हम एक होमवर्क देके जा रहे हैं, आपको इसका निकाल करके रखना है। एक संकर संकरण पे आपको क्रॉस करवाना है। हम देखेंगे ये क्या है, बीज के आकार के बारे में हम बातें कर रहे हैं। ये क्या है, गोलाकार है, और ये जो है वो जो है क्या है, झुर्रीदार है। इस पे आपको एकल संकर संकरण के जीन पर रूपी अनुपात और लक्षण पर रूपी अनुपात दोनों निकालने हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने नोट्स पे डिटेल क्या है लिख करके हमने काम नहीं किया है, तो आप वहां से नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं।